आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज़ के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। किन्नौर में जेपी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 45 साल का मजदूर मारवाड़ी साहू कई दिनों से बाकी मजदूरों के साथ कंपनी के खिलाफ आंदोलन पर बैठा हुआ था। शिमला में पत्रकार वार्ता में सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य राकेश सिंघा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौत का कारण प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन की संवेदनहीनता है। उन्होंने एक संवेदनहीनता की निंदा की है और मजदूरों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जेपी कंपनी के साथ गठजोड़ है। सरकार ने कंपनी को पूरा संरक्षण दिया है। राकेश सिंघा ने आरोप लगाए कि सरकार व जेपी कंपनी के गठजोड़ से करचम वांगतू परियोजना में धारा 144 लगाई गई और मजदूरों को कई दिनों तक घरों से बाहर निकालकर जंगलों में रहने को मजबूर किया गया। इसके चलते मजदूरों को ना तो पर्याप्त भोजन मिला और ना ही रहन सहन की कोई उचित व्यवस्था हो पाई। इससे कई मजदूर बीमार हो गए, जिसमें से 2 मजदूरों को आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां एक मजदूर की मौत हो गई है। वहीं इस सब के चलते सीटू और सीपीआईएम ने आज राज्य भर में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मजदूर संघ के नेता राकेश सिंघा जी। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पे, जैसे कि एक मजदूर की मौत हुई है शिमला आईजीएमसी में, तो क्या है ये सारा मामला और आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अभी हमें थोड़ी देर पहले खबर मिली है कि एक और मजदूर की मृत्यु कूपा कैंप में हुई है। वो 18 साल से जेपी में काम करता था, उत्तम उसका नाम था। ये दूसरी मृत्यु हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि बेशर्मी की भी हद होती है। सरकार ने हर बेशर्मी की सीमाओं को लांघ दिया है और आज सरकार का तंत्र वे जेपी कंपनी के बीच में कोई अंतर नहीं रहा है जी। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो तौर तरीका विवाद को हल करने का इख्तियार सरकार ने किया है वो फेल हो चुका है। इससे विवादों का हल नहीं निकलता है। आज हमें अगर कहीं से आस है तो न्यायपालिका पर आस है। अगर न्यायपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो आज बहुत अधिक मजदूरों की मृत्यु हो गई होती है। मैं ऋणी हूं हाई कोर्ट का, लेकिन उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी इस तंत्र ने आसानी से लागू नहीं होने दिया। 2 तारीख को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मजदूर को कैंप में वापस भेजा जाए, उसके घर में वापस भेजा जाए, लेकिन उस ऑर्डर को बड़ी कठिनाई के साथ कंपनी और जो लोकल तंत्र है, सरकार का प्रशासन है, 2-3 की शाम को लागू किया। मुझे बताएं, जो कंपनी, जो सरकार का अपना जो महकमा है, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को आसानी से अमल नहीं करेगा तो वो करना क्या चाहता है? इस देश में न्यायपालिका के जो ऑर्डर है वो चर्चा करने के लिए नहीं होते हैं, वो ऑर्डर अमल करने के लिए होते हैं। इसलिए अभी भी हमारी सरकार से निवेदन है, उनसे हम अपील करते हैं कि ये जो हत्याएं वो कर रही है उससे अपना हाथ पीछे खींचे और बातचीत के लिए सामने आए। न्यूनतम कानून जो है, जो स्टैट्यूटरी है,
स्टैट्यूटरी कानून को देश में कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है। चाहे वो न्यूनतम वेतन का कानून है, चाहे वो फैक्ट्री एक्ट का प्रश्न है, चाहे वो छुट्टियों का प्रश्न है, चाहे वो बोनस एक्ट का प्रश्न है, चाहे वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन और अबॉर्शन एक्ट की बात है। जितने भी स्टैट्यूटरी कानून है वो कंपनी को सख्ती से लागू करने, अमल करने हैं और सरकार के तंत्र को उसको लागू करना है। ये जो श्रम विभाग है ये तो अपंगु बन के रह गया है और इसलिए आज हमने पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए हैं और हम फैसला करने वाले हैं कि मार्च टू शोल टू करने वाले हैं, जहां पूरी कन्नौर की जनता और राज्य की जनता कन्नौर की ओर बढ़ेगी और सरकार को मजबूर करेगी कानून को अमल करने के लिए। जी राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आगे कैसे कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर? देखिए, एक तरफ तो हम लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर इस विवाद का हल निकालना है तो बैठ के बातचीत के जरिए हल निकलेगा। कानून को सरकार का कोई भी तंत्र, चाहे श्रम विभाग है, चाहे प्रशासन है या पुलिस विभाग है, वो उसकी उल्लंघना नहीं कर सकती है, उसको लागू करना है। दूसरी तरफ से अगर अभी तक ये नहीं मानने वाले हैं, अड़ियल रवैया ये रखेंगे, तो हम पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता, हम नहीं लेकिन लोगों की ताकत के जरिए, आज हम नहीं इस आंदोलन को चला रहे हैं, वहां की मजदूर यूनियन चला रही है, सीटू तो सिर्फ उसको नेतृत्व कर रही है, सीटू उसको गाइडेंस दे रही है, सीटू उसको दिशा निर्देश दे रही है। तो आने वाले समय में कन्नौर की जनता और हिमाचल प्रदेश की जनता इस सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर करेगी और लोगों की मदद के साथ हम शोल टू की ओर मार्च करेंगे। शोल टू की ओर दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकेगी वहां पर शोल टू का घेराबंदी करने के लिए। ऐसी अमानवीय, ऐसे दुष्ट, ऐसे जिसके क्या कहते हैं इंसान की जो कदर रखने वाली जो कंपनियां हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो सरकार उसकी मदद कर रही है, सरकार भी आज बेनकाब हो गई है। इससे ज्यादा मजदूर विरोधी सरकार कभी आज से पहले हमने हिमाचल प्रदेश में नहीं देखी है। ये आज साबित हो गया है कि जो मिस्टर वीरभद्र की सरकार है ये मजदूर विरोधी सरकार है। ये मजदूरों का खून चूसना चाहती है और उसको मौत के घाट उतारना चाहती है। ये सबूत अब सामने आ गए। जी राकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि किन्नौर में जेपी कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि 45 साल का मजदूर मारवाड़ी साहू कई दिनों से बाकी मजदूरों के साथ कंपनी के खिलाफ आंदोलन पर बैठा हुआ था, जिसके चलते सीपीआईएम ने राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इस मौत का जिम्मेदार राज्य सरकार को ठहराया है, जिसके चलते आज प्रदेश भर में सीपीआईएम कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा ने हिमाचल प्रदेश में लंबित पड़ी सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक जज की मांग की है। बरागटा का कहना है कि पिछले साल से परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। बरागटा ने प्रेस वार्ता के दौरान हाटकोटी और ठियोग सड़क की बुरी हालत की एक वीडियो जारी किया है। बरागटा ने बताया कि रोडू, जुब्बल, कोटखाई, टिक्कर, खरा पत्थर सहित कई गांव के लोग इस रोड पर निर्भर करते हैं। हजारों किसान इस रोड पर निर्भर करते हैं जो अपने सेब का व्यापार इस रोड के जरिए करते हैं। वहीं बरागटा ने कहा कि इस रोड की खराब होने के चलते यहां आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। वहीं बरागटा की इस पहल के बाद हाई कोर्ट ने हिमाचल सरकार को सड़कों की मरम्मत के निर्देश जारी किए हैं। ये हमने जो सीडी जो यहाँ आज आपको दिखाई है, वीडियो आपको दिखाया है, इसको हमने परसों माननीय हाई कोर्ट में जमा कर दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरकार का रवैया उदासीन है और सीज़न सिर पर है, इस सड़क के कारण से जो सुविधाएं हो रही हैं लोगों को, वो इस वीडियो में आपने देखे होंगे, मुझे उसमें ज़्यादा आवश्यकता बताने की नहीं है। लेकिन हम माननीय
न्यायालय से हमने एक निवेदन करने जा रहे हैं। मैं एक अलग से, क्योंकि सुझाव मांगे हैं माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, कि भाई आप सुझाव दे सकते हैं कि किस तरह से सड़क जो है जल्दी बन सकती है। तो हमने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, लेकिन सुझाव से पहले मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तो इसको टाइम बाउंड करने को जो है आदेश किए हैं, और साथ में अगर टाइम बाउंड नहीं हो तो उसमें जो है वो कंटेम्प्ट भी लगाने की जो है वो आदेश पारित किए गए हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। युवा खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका अब क्रिकेट एसोसिएशन बिलासपुर देने जा रहा है। 12 नवंबर 2014 को प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह ने बिलासपुर में युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम की अकादमी खोली थी। अब इस अकादमी में खिलाड़ियों को लेकर ट्रायल किए जाएंगे। वहीं क्रिकेट एसोसिएशन बिलासपुर के तत्वाधान में YSC के 100 प्रॉस्पेक्टस रिलीज किए गए हैं, जिनकी कीमत 250 रुपये है, जो बिलासपुर क्रिकेट स्टेडियम में उपलब्ध है। इन प्रॉस्पेक्टस को लेने वाले खिलाड़ियों का 19 अप्रैल को ट्रायल किया जाएगा, जिसमें से 80 खिलाड़ियों को अकादमी में चयन किया जाएगा। वहीं 80 सीटों में से 16 सीट्स महिला वर्ग के लिए तो 8 सीट्स BPL और IRDP वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पहले क्रिकेट एकेडमी ऑफ बिलासपुर के नाम से जो क्रिकेट एकेडमी जानी जाती थी, अब वो पिछले 12 नवंबर को उसका उद्घाटन युवराज सिंह ने किया था। अब वो युवराज सिंह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। उसके आज प्रॉस्पेक्टस यहाँ पर हमने रिलीज़ किए हैं। प्रॉस्पेक्टस बच्चे ले लें और अपने ट्रायल्स अगले संडे को सुबह 9 बजे ट्रायल्स में आएँ। 80 सीट्स हैं इस बार एकेडमी की, और 80 सीट्स में 20% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन कैटेगरी और 10% आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड IRDP और BPL फैमिलीज। शुक्रवार को चंडीगढ़ स्थित 4 नंबर कॉलोनी में मिली 4 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। गौरतलब है कि शुक्रवार को मासूम का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज करना पड़ा। चंडीगढ़ स्थित 4 नंबर कॉलोनी में मिली 4 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस द्वारा अभी इस मामले में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है पुलिस को। मोहाली के PCA स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। स्टेडियम का नाम बदलकर इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम रख दिया गया है। आपको बता दें कि BCCI और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा। 36 सालों तक PCA से जुड़े रहे बिंद्रा ने PCA से पिछले साल ही रिटायरमेंट ली है। आपको बता दें कि मोहाली के PCA स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। स्टेडियम का नाम बदलकर इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम रख दिया गया है। आपको बता दें कि BCCI और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, और 36 सालों तक PCA से जुड़े रहे बिंद्रा ने PCA से पिछले साल ही रिटायरमेंट ली है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यपालों को निर्देश जारी कर कहा है कि उन्हें साल में 292 दिन अपने राज्य में ही बिताना जरूरी है। किसी भी दूसरे राज्य की यात्रा पर जाने से पहले इसकी सूचना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही गृह मंत्री को भी देनी होगी। साथ ही इन्हें अब निजी और सरकारी यात्राओं को भी पूरी तरह से अलग अलग रखना होगा। गृह मंत्रालय ने देश भर के राजभवनों को भेजी नई नियमावली में इस बात पर जोर दिया है कि राज्यपाल अपने अधिकांश समय अपने
पद स्थापना वाले राज्य में ही बिताएं। सरकार को कुछ राज्यपालों के बारे में यह सूचना मिली है कि वे अपना दफ्तर छोड़कर अधिकांश समय अपने गृह राज्य में बिता रहे हैं। इसमें से कुछ स्थानीय राजनीति में भी सक्रिय दिलचस्पी ले रहे हैं। ऐसे में नई नियमावली में उन्हें कहा गया है कि उन्हें साल में कम से कम 292 दिन अपने नियुक्ति वाले राज्य में ज़रूर बिताने होंगे। इसी तरह इन्हें साफ तौर पर कह दिया गया है कि वह एक साल में 73 दिन से अधिक विदेश यात्रा पर नहीं रह सकते। कहीं भी बाहर जाने से पहले इन्हें राष्ट्रपति भवन को इसकी सूचना ज़रूर देनी होगी। साथ ही उन्हें यह जानकारी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजनी होगी। करनाल के नीलोखेरी इलाके में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप से लाखों की लूट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पॉलिटेक्निक कॉलेज के नज़दीक मलिक पेट्रोल पंप के मैनेजर से पैदल आए 3 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर 7 लाख नकदी, बाइक और मोबाइल लूट कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। और इस खबर पर बात करते हैं अपने संवाददाता कमल मिड्डा से। कमल, करनाल के नीलोखेरी इलाके में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप से लाखों की लूट का मामला सामने आया है, तो क्या ताज़ा जानकारी है आपके पास? जी दीपिका, बिल्कुल तो बात करें तो दिन दहाड़े जो है इस लूट को जो है लुटेरों ने अंजाम दिया है और सूचना मिलते ही जो है पुलिस बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच चुकी है। जो पेट्रोल पंप का जो मैनेजर था वो जो है रोजाना की तरह 7.5 लाख रुपए की नकदी लेकर जो है जा रहा था कि रास्ते में ही जो 3 लुटेरे थे उन्होंने जो है इस लूट को जो है अंजाम दिया है। और फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस ने जो है मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो लुटेरे थे वो जाते जाते मैनेजर की जो बाइक और मोबाइल था वो भी जो है अपने साथ लेकर चले गए हैं। जी कमल, तीनों आरोपियों की, तीनों जो लुटेरे थे उनकी क्या पहचान या कोई ऐसी जानकारी जो पेट्रोल मालिक मैनेजर ने दी हो जिससे उनकी पकड़ने में उनको सहायता मिले, ऐसी कोई जानकारी? जी बिल्कुल, बात करें तो तीनों का जो कुछ खुलिया था उसने जरूर जो है पुलिस को बताया है। तो फिलहाल पुलिस जो है उस मामले में जो है छान कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है उनके बारे में कुछ जानकारी जो है पता लगा ली जाएगी। वहीं जो लुटेरे हैं वो जाते जाते जो पेट्रोल पंप अधिकारी का जो मोबाइल फोन था वो भी अपने साथ ले गए हैं, जिसको भी जो है पुलिस ने ट्रैकिंग पे लगवा दिया है। दीपिका जी कमल, पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर? किस तरह से उनको पकड़ने के लिए आगे कदम उठाए गए हैं पुलिस द्वारा? जी बिल्कुल, तो बात करें तो पुलिस ने जो है तमाम कई टीमों का जो है गठन कर दिया गया है और इलाके की जो है घेराबंदी कर दी गई है। और पुलिस ने जो बाइक का नंबर था वो भी जो है सभी थाने चौकियों में जो है दे दिया और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो है तीनों लुटेरों को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीनों लुटेरे जो है लाखों रुपए की नकदी और जो बैंक का जो मैनेजर था कृष्ण, उसका मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल भी जो है लेकर जो है फरार हो गए हैं। तो दिन दहाड़े हुई घटना से जो है कहीं ना कहीं जो व्यापारी है उनमें भी जो है आक्रोश बना हुआ है। जी कमल, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि करनाल के नीलोखेरी इलाके में दिन दिहाड़े पेट्रोल पंप से लाखों की लूट हुई है। जानकारी के मुताबिक पॉलिटेक्निक कॉलेज के नज़दीक मलिक पेट्रोल पंप के मैनेजर से पैदल आए 3 लुटेरों ने बंदूक की नोक पर 7 लाख रुपए नकदी, बाइक और मोबाइल लूट कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। करनाल पुलिस के सदर थाने में तैनात एएसआई उमेद सिंह ने अपने आप को अपराध शाखा का अफसर बताकर भाजपा के प्रदेश मंत्री चंद्र प्रकाश कथूरिया के बैंक से जरूरी कागजात निकलवा कर धोखाधड़ी करने की कोशिश की, जिसमें एएसआई उमेद सिंह को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी एएसआई को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अगली पेशी 14 तारीख को होगी। वहीं पुलिस अधिकारी द्वारा बैंक से निकलवाए गए भाजपा नेता के दस्तावेजों को बरामद किया जाएगा और इस मामले में कौन कौन लोग
आरोपी एएसआई उमेद सिंह के साथ थे, साजिश में उनको भी गिरफ्तार करेगी। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रन फॉर हेल्थ हेलाथॉन 2015 का आयोजन किया गया। इस मैराथन में हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मैराथन में राज्यपाल सोलंकी सहित आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय अधिकारी इंद्रेश कुमार, सांसद रतनलाल कटारिया, विधायक ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि आज की 21वीं सदी में लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए ऐसे आयोजन होने जरूरी हैं। वहीं आरएसएस के वरिष्ठ राष्ट्रीय अधिकारी इंद्रेश कुमार ने कहा कि यह एक अच्छा प्रयास है और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो भारत विश्व की बराबरी जरूर करेगा। संगठन ने इस बात को ध्यान में रख करके आपको एक संकेत दिया है कि 40% बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने और कश्मीरी पंडितों के लिए स्मार्ट सिटी बनाने की मांग की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों और अलगाववादियों पर कश्मीरी पंडितों को वापसी को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडित खुद तय करेंगे कि उन्हें कहां और कैसे रहना है। रविवार को रूटर्स इन कश्मीर के कार्यक्रम में मीडिया से बात करते हुए अनुपम खेर ने कहा, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि अनुपम खेर भी मूल रूप से कश्मीरी पंडित हैं। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।